हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महिलाएं के बारे में। कल हमने पढ़ा था चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया बच्चों के बारे में कि सुभेद वर्ग में कौन बच्चे आते हैं और उनमें सुभेद्यता कैसे आती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे यानी कि बच्चों का संरक्षण दिया जा रहा है। भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिससे कि बच्चों को संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, इन सभी योजनाओं की चर्चा मैंने किया। और आज हम पढ़ेंगे महिलाएं, यानी कि आज के जो हमारा टॉपिक है वो महिला के बारे में है। ठीक है, ये भी किस में आते हैं, सुभेद वर्ग में आते हैं। आइए अब जानते हैं महिलाओं के बारे में। अगर हम बात करें आजादी से पहले की बात करें तो भारत में महिलाओं की स्थिति कैसे थी दोस्तों। अगर उससे भी पहले चले जाएं, यानी कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के काल में चले जाएं, तब महिलाओं की स्थिति कैसे थी दोस्तों। अगर हम उस समय की बात करें तो कैसी स्थिति थी दोस्तों। तो उस समय की जो महिलाओं की स्थिति थी बिल्कुल ही दयनीय थी दोस्तों। कैसे, जो पितृसत्तात्मक यानी कि पितृसत्तात्मक ही राज होता था। पितृ यानी कि पिता ही सब महत्वपूर्ण होता था। यानी कि एक परिवार और एक सॉरी दोस्तों, एक परिवार होता है। एक परिवार में प्रमुख कौन होता है दोस्तों, मुखिया, यानी कि एक पुरुष होता है और एक महिला होती थी। ठीक है, और उसमें कई बच्चे वगैरह होते थे। तो उसमें जो सारा निर्णय कौन लेता था, पिता ही लेते थे। ठीक है, यानी कि पिता ही यानी पुरुष ही लेते थे, ना कि महिलाएं लेती थी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं की स्थिति। अगर हम आजादी के पहले भी चले जाएं तब भी हमें सारी चीजें देखने को मिलेंगी दोस्तों। महिलाओं की स्थिति की बात की जाए आजादी के पूर्व की, तो पहले चीजें आपने देखा होगा बाल विवाह। कैसी चीजें देखा होगा आपने, बाल विवाह देखा होगा। यानी कि जो महिलाएं होती थी, जो छोटी छोटी लड़कियां होती थी, उनका विवाह बाल यानी कि जब बच्चों की उम्र होती थी तभी उनका विवाह कर दिया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो बाल विवाह हमें देखने को मिला। ठीक है, फिर हमें दूसरी चीजें बहुपत्नी विवाह। ठीक है, बहुपत्नी प्रथा के बारे में आप देखते हैं। एक पुरुष होता था, एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी। तो वहां पर हमने देखा कि एक चीज ये भी कि बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित था। ठीक है, दूसरी चीजें सती प्रथा भी प्रचलित था। सती प्रथा प्रचलित कैसे था, सती प्रथा क्या होता है दोस्तों, जब क्या होता है, अगर एक पुरुष और स्त्री पति पत्नी होते हैं, जिसमें यदि पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, जब पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तब महिला, जैसे कि पुरुष को क्या करते थे, जलाते थे, तो उसी के साथ साथ महिला को भी जला दिया जाता था और उसे कहा जाता है सती प्रथा दोस्तों। सती प्रथा जैसे प्रथा प्रचलित थी या ऐसी समाज में कुरीतियां विद्यमान थी महिलाओं के प्रति। दूसरी चीजें यानी कि नेक्स्ट चीजें विधवा। वे महिलाएं विधवा प्रथा था। विधवा प्रथा कैसे था। विधवा विवाह से तात्पर्य है जब किसी स्त्री के पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, यानी उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो वह कैसी पत्नी बन जाती थी, विधवा महिला बन जाती थी। ठीक है, जिसके साथ कई चीजें अत्याचार हुआ करता था, शोषण किया जाता था। जैसे कि उनको क्या करते थे, उनका मुंडन कर दिया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे विधवा के बारे में। वे महिलाएं होती थी जिनके पति एक तरीके से मृत्यु हो जाती थी और उन महिलाओं को क्या कहा जाता था, विधवा कहा जाता था दोस्तों, जो कि आज भी कहा जाता है। दूसरी चीजें, जो विधवा होती थी उन्हें उनके साथ क्या किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। शोषण कई प्रकार से होता था दोस्तों। जैसे कि बात करें, उनको क्या करते थे, उनका मुंडन कर दिया जाता था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सफेद साड़ी ही पहननी है। दूसरी चीजें क्या हुआ करते थे, उनके साथ उनको मतलब एक तरीके साथ उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि वे शुभ कार्य में जा नहीं सकते थे
और दूसरी चीजें हैं उनका विधवा का जो विधवा महिलाएं होती थी उनका विवाह नहीं होता था दोस्तों। ठीक है, ये सब सारी चीजें हमारे आजादी के पहले यानी कि हमारे देश भारत देश के आजाद होने की पहले की प्रथा है दोस्तों। ये सारी बहुपत्नी प्रथा, ठीक है, ये सारी जो प्रथा है ये भारत आजाद होने की पहले की प्रथा है। जो कि आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की बात करें तो आज भी यह समस्या कहीं ना कहीं कुछ देश में आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं या कुछ ऐसे समाज हैं जहां पर आज भी ऐसी चीजें हो रही हैं। बहुपत्नी प्रथा ये तो बहुत ही रेयर केस में हमें देखने को मिलता है, लेकिन सती प्रथा जो है बिल्कुल पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, विधवाओं की बात करें तो उनकी स्थिति में आज हमें सुधार देखने को मिलता है, जैसे कि उनका पुनर्विवाह यानी कि दोबारा उनका विवाह हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं कि वे महिलाएं जो सुभेद वर्ग में हैं आज वर्तमान में क्या स्थिति है दोस्तों, यानी कि वर्तमान में कैसे सुभेद वर्ग में हैं, किन कारणों की वजह से। पहला कारण यह है कि बाल विवाह यानी कि समय से पहले ही उनका विवाह कर दिया जाता है, यानी कि उम्र होने से पहले ही उनका यदि विवाह कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है वे महिलाएं सुभेद वर्ग में चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है उन्हें पोषण की सही व्यवस्था नहीं मिल पाती है, यानी कि यदि उनको एक तरीके से गर्भवती हो जाती है तो आगे चलकर क्या होता है उनके साथ कई समस्याएं विद्यमान हो जाती हैं, जिसके कारण वे किसमें आ जाती हैं, सुभेद वर्ग में दोस्तों। दूसरी चीजें बात करें, शिक्षा का अधिकार आज भी कई जगह पर ऐसा है उन्हें पूरी तरीके से शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। भले ही हमारे संविधान में कहा गया है सभी को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हैं कई बार क्या होता है जो लड़कियां होती हैं उन्हें घर से बाहर जाने के लिए मना किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें स्कूल जाने नहीं दिया जाता है और उन्हें शिक्षा से वंचित रखते हैं। तो ऐसी लड़कियां या ऐसी महिलाएं भी सुभेद वर्ग में आती हैं दोस्तों। दूसरी चीजें होती हैं स्वास्थ्य सही न मिल पाना, यानी कि स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं सही न मिल पाना, और जिसके कारण वे महिलाएं भी किसमें आ जाती हैं दोस्तों, सुभेद वर्ग में आ जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहा जाता है पोषण की सही व्यवस्था ना हो पाना। सही व्यवस्था किसकी, पोषण की सही व्यवस्था ना मिल पाना। पोषण की सही व्यवस्था ना मिल पाने के कारण भी क्या होती है उनमें रुग्णता आ जाती है, कुपोषण के शिकार हो जाती हैं, तो भी किसमें आ जाते हैं, सुभेद वर्ग में। सुभेद वर्ग के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल करवा दिया है पहले वीडियो में ही। ठीक है, तो आप लोग जो लोग भी नए चैनल पर या इस वीडियो को नए देख रहे हैं या इस चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो पहले वीडियो से देखना प्रारंभ करेंगे, तब आपको सारा काम यानी कि सारी चीजें आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी। दूसरी चीज, पहली चीजें मैंने आपको बता दिया, बाल विवाह जैसे प्रथा आज भी कहीं ना कहीं हमारे ही समाज में चल रहा है, हमारे ही देश में आज भी चल रहे हैं। दूसरी चीजें होती है घरेलू हिंसाओं के कारण। नेक्स्ट बातें की जाती हैं घरेलू हिंसाओं के कारण। आप देखते हैं कि घरेलू हिंसा होती है, कैसे होती है, कई बार क्या होता है कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है तो दहेज के लिए उसे क्या किया जाता है, प्रताड़ा जाता है, यानी कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो यह कैसी हिंसा हो गई दोस्तों, घरेलू हिंसा हो गई। घरेलू हिंसा के माध्यम से या घरेलू हिंसा के कारण महिलाएं क्या करती हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हो जाती हैं और अपने आप को एक तरीके से सशक्त नहीं कर पाती हैं, एम्पावरमेंट नहीं कर पाती हैं दोस्तों। तो ऐसी महिला भी जो होती हैं वो सुभेद वर्ग में आती हैं दोस्तों। फिर दोस्तों बात करें तो कार्यस्थल पर यौन शोषण। कार्यस्थल पर यौन शोषण। कार्यस्थल पर यौन शोषण से तात्पर्य है
वे महिलाएं जो कार्य करती हैं, किसी कंपनी में काम करती हैं या किसी ऐसे स्थान पर काम करती हैं जैसे कि स्कूलों में काम करती हैं या कोई एक तरह से मजदूरी करती हैं, तो जिस जगह वह काम करती हैं वहां पर भी उनका शोषण किया जाता है। किस प्रकार का शोषण किया जाता है? यौन शोषण। उन्हें कैसे यौन शोषण किया जाता है? उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, जोर जबरदस्ती की जाती है। यदि उन्हें धमकी दी जाती है, यदि वे बताएंगी कहीं पर या कहीं पर किसी प्रकार की शिकायत करती हैं, तो उनको क्या कर दिया जाएगा? नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिसके कारण क्या होती है? महिलाएं डर जाती हैं और डरने की वजह से वे कहीं पर कहीं अपनी बातें नहीं रख पाती हैं और उनका काफी समय तक क्या होता है? यौन शोषण चलता रहता है दोस्तों। ठीक है, जिसके कारण वे सुहेद वर्ग में आती हैं। ठीक है, वैवाहिक बलात्कार। वैवाहिक बलात्कार के कारण भी कई बार क्या होता है? विवाह तो हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जो अपने मर्जी यानी अपने पसंद से शादी नहीं करती हैं लड़कियां, या उनका मतलब एक तरीके से असहमति होती है, लेकिन घर के यानी घरेलू दबाव के कारण उनकी शादी कर दी जाती है। जिससे कि क्या होता है? जिसके साथ शादी हुई होती है वह लड़का क्या करता है? वो असहमति से उनके साथ क्या करता है? यौन शोषण करता है, उनका रेप करता है। तो किसमें आ जाते हैं? वैवाहिक बलात्कार में। वैवाहिक बलात्कार की भी महिलाएं किसमें आ जाती हैं? सुभेद वर्ग में। मैं आपको बता रहा हूं किन किन कारणों की वजह से महिलाएं सुभेद वर्ग में आती हैं। इनको संरक्षण भी दिया जाना चाहिए, जो कि आगे चलकर मैं आपको संरक्षण के बारे में भी बताऊंगा कि इन सभी महिलाओं को, जो एक तरीके से ऐसी महिलाएं हैं जो कम विवाह यानी कि बाल विवाह के कारण सुभेद वर्ग में चली गई हैं, यानी कि कम आयु पर ही उनकी शादी कर दी गई है। ठीक है, शिक्षा से वंचित, जो शिक्षा से पूरी तरीके से वंचित है महिलाएं, वो भी सुभेद वर्ग में है। फिर मैंने आपको बताया स्वास्थ्य की वजह से, ठीक है, फिर पोषण का सही ना मिल पाना, उसके वजह से सुभेद वर्ग में है। घरेलू हिंसाओं के कारण सुभेद वर्ग में है। आप इन कारणों को अपने नोट्स में मेंशन कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीजें हैं कार्य स्थल पर यौन शोषण की बात करें, जहां पर वे काम करते हैं उनका शोषण किया जाता है। वैवाहिक बलात्कार, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, ये भी सुभेद वर्ग में आ जाएंगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कार्य का दुगना बोझ होना। कार्य का दुगना बोझ होना, कार्य का दुगना बोझ होना दोस्तों। दूसरी चीजें कहा जा रहा है कार्य का दुगना बोझ। क्या होता है कि कई बार जो महिलाएं होती हैं उन्हें सबसे ज्यादा घरेलू काम दिया जाता है और कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो उन्हें बाहरी भी करना पड़ता है, यानी कि खेत का भी काम करना पड़ता है। आप सिर्फ उन लोगों को मत फोकस कीजिए कि जो लोग बिल्कुल सक्षम हैं। आप देखिए कि कुछ ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के ही कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं या कई ऐसे गांव हैं जहां पर ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। बिहार जैसे राज्यों में आप चले जाएंगे तो वहां पर तो आपको 60 to 80% ऐसी सारी समस्या आपको देखने को मिल जाएंगी, जो चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। छत्तीसगढ़ में भी आप चले जाएंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों में यदि आप जाते हैं और वहां पर आप सर्वे कीजिए तो मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको सारी चीजें वहां आंखों देखी चीजें मिलेंगी। बिल्कुल आप वहां जाकर महसूस कर सकते हैं दोस्तों। यदि ऐसा भी आपसे नहीं हो पाता तो आप इंटरनेट पे हर वो चीजें आप डालते चलिए, आपको एज इट इज आपको पूरी चीजें जो मैंने आपको बताया आपको इंटरनेट पे यानी गूगल पे सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, विद एग्जाम्पल राज्य के साथ, और वहां यहां तक कि वहां शहर गांव सब कुछ मेंशन रहेगा कि क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हो रहा है, कि जो चीजें मैं बता रहा हूं क्या वाकई में यह चीजें हैं या नहीं। तो दोस्तों जो चीजें मैं बता रहा हूं वाकई में ऐसी चीजें विद्यमान है हमारे समाज में आज भी। ठीक है, जिसको लगता है कि ऐसी चीजें नहीं है वे कमेंट करके बताएंगे। मैं देखूंगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को आज भी नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि नहीं पूरा देश पूरी तरीके से बदल गया है। दोस्तों अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी चीजें परिवर्तन तो आया है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर आज भी हमारे ही देश में, हमारे ही राज्य में आज भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, जो हम तर्क के वाइज आप रख सकते हैं। ये सारी चीजें एक तरीके से काल्पनिक डेटा कहा जा सकता है, या ऐसी चीजें कहा जा सकता है जो महसूस की गई है, उन डेटा को मैंने रखा। लेकिन अब हम बात करेंगे उन डेटाओं के बारे में जो कहीं ना कहीं मेंशन है, ठीक। तो आप अपने आंसर राइटिंग में ज्यादातर रिपोर्ट्स को लेकर लिखेंगे, तो आपका जो लिखा गया उत्तर लेखन होगा वो सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं कुछ रिपोर्ट्स को लेकर। रिपोर्ट्स की बात करें तो 2016 की एनसीआरबी रिपोर्ट है। 2016 में एनसीआरबी, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध अधिकांश जो हुए हैं उनके पति के द्वारा ही किए गए हैं। जो महिलाओं के साथ एक तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है सॉरी दोस्तों, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है दोस्तों, वो अधिकतर पाया गया है उनके पति के द्वारा ही उनका शोषण किया गया है, उन पर ही काम के बोझ डाले हुए हैं, या उनके द्वारा ही उनका शोषण किया गया है, या महिलाओं के जो सगे संबंधी होते हैं, सगे संबंधी जैसे मामा, ताऊ, चाचा, दादा, नाना, नानी, मतलब कुछ भी एक तरीके से समझ लीजिए, जो उनके सगे संबंधी होंगे उन्होंने भी इनके साथ एक तरीके से दुर्व्यवहार किया है। यह किसकी रिपोर्ट है? एनसीआरबी 2016। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में 2016 में प्रकाशित किया, और उन्होंने महिलाओं की स्थिति में बताया कि महिलाओं की स्थिति आज भी वर्तमान में देखा जाए तो ऐसी स्थिति बनी हुई है जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है, यानी कि उनके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं होता है और उनको अधिकारों से वंचित किया गया है, वे उनके पति के द्वारा ही या उनके सगे संबंधियों के द्वारा। दोस्तों, दूसरी चीजें बात की जाए तो 2017 की रिपोर्ट की बात करें तो 2017 में पाया गया कि 82% पुरुष काम करते हैं। आज भी हमारे यहाँ 82% 2017 की ही बात करें, अभी हालिया रिपोर्ट की बात करें तो 2017 की बात करें तो 82% ऐसे लोग हैं जो पुरुष ही हैं जिन्हें काम यानी कि रोजगार मिला हुआ है या काम करते हैं, और महिलाएं जो हैं, महिलाएं आज भी हमारे यहाँ मात्र 28.5% हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5% थी या है। 2017 की रिपोर्ट की भी बात करें तो 2017 में रिपोर्ट में बताया गया कि 82% पुरुष ही आज अभी तक वे काम में लगे हुए हैं, यानी कि उन्हें रोजगार मिला हुआ है, लेकिन 28% ही सिर्फ हमारे देश में महिलाएं हैं दोस्तों, जो एक तरीके से अभी काम में मिला हुआ, यानी कि उनको काम मिला हुआ है। यानी कि आप सोचिए सिर्फ 28%, 100 में से आप 28% निकाल लीजिए, 28 निकाल दीजिए तो कितने बचेंगे? 72% आज भी महिलाएं ऐसे हैं जिन्हें एक तरीके से काम नहीं मिला हुआ है, यानी कि रोजगार में नहीं है। कुछ लोग मान लो इसमें से काम करना नहीं चाहते होंगे, वो एक अलग बात है। कुछ लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन कुछ आप मोटा मोटी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के माध्यम से अब आपको स्थितियां थोड़ा से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब आइए बात करते हैं कि महिलाओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लाई है दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण महिलाएं जो है सुभेद वर्ग में हैं। ठीक है, मैंने आपको आंकड़े के साथ बताया, और कुछ ऐसे प्रचलित चीजें यानी कि समाज में कुछ ऐसे अंधविश्वास या समाज में कुछ ऐसे कुरीतियों की चीजों के बारे में भी मैंने आपको बताया, जिससे कि वे महिलाएं जो है सुभेद वर्ग में हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि इनके संरक्षण के लिए योजनाएं क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम अब आइए हम बात करते हैं। ठीक है, यानी कि स्कीम्स के बारे में।
पहले जो योजना है दोस्तों, पहली योजना है स्टेप, STEP। ठीक है, स्टेप का फुल फॉर्म हो जाएगा सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट टू ट्रेनिंग, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम दोस्तों, प्रोग्राम फॉर वीमन, यानी कि WOMEN। ठीक है, जिसे बोला जाएगा महिलाओं के लिए। हिंदी में यदि बोला जाए तो आप लिख सकते हैं महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता दोस्तों। ठीक है, तो पहली योजना है स्टेप योजना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि फुल फॉर्म इसका होता है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमन। ठीक है, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता प्रदान करना। यह योजना कब लाई गई थी दोस्तों? यह योजना लाई गई थी, यानी कि इसका शुभारंभ किया गया था 1986 से लेकर 1987 के बीच। इस तरह के कार्यक्रम को शुरुआत कर दी गई। इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई दोस्तों। कब कर दी गई थी? 1986 से 1987 में ही ऐसे कार्यक्रम शुरू कर दिया गया, यानी कि बहुत पहले ही हमारा देश सजग हो चुका था इन चीजों को लेकर। जो कि आज देखा जाए, वर्तमान में बिल्कुल अभी की भी बात की जाए तो आज बहुत सारी समस्याएं कम हो गई हैं, जो कि आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपका काम है, आप स्वयं विचार कीजिए, आप खुद एक दिन इस पर समय दीजिए, 2 घंटे समय दीजिए, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, देखो महिलाओं पर आपको निबंध लिखने के लिए भी आता है। ठीक है, यदि आप इन सब सारे पॉइंट को आप जानते रहेंगे तो आप निबंध लेखन भी अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। इस योजना या इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि महिलाओं को रोजगार की क्षमता प्रदान करना, महिलाओं को रोजगार की क्षमता प्रदान करना या बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं की रोजगार की क्षमता प्रदान करना या उनमें बढ़ाना, ताकि वे स्वयं के कौशल यानी कि स्वयं उद्यमी बन सकें। जैसे कि सिलाई खुद से कर सकें, कढ़ाई कर सकें, बुनाई कर सकें, और भी अन्य कार्य जो महिलाएं के होती हैं वे कर सकें, जिससे कि स्वयं के कौशल प्राप्त करके और अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकती हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही मिले, बल्कि कुछ ऐसे भी कार्यक्रम चलाया जा सकता है, जैसे कि स्टेप जैसे परियोजना चलाकर, स्टेप जैसे योजना चलाकर लोगों को, यदि महिलाओं को कुशल यानी कौशल बनाया जाता है, स्किलफुल बनाया जाता है, उन्हें स्किल युक्त बनाया जाता है, तो वे अपने कार्य को शुरू कर सकती हैं और उन्हें रोजगार मिल सकता है, जिससे कि वे क्या कर सकती है, अपनी स्थिति में सुधार ला सकती हैं। और इतना ही नहीं, जब महिलाओं में स्थिति का सुधार होगा तो एक तरीके से महिला सशक्तिकरण या महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा, जिससे कि देश का भी एक तरीके से अच्छा सुधार होगा और साथ ही साथ देश में एक सकारात्मक सोच आगे बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बातें की जा रही हैं इसके बारे में। इसमें उन महिलाओं को शामिल किया गया, उन लड़कियों को शामिल किया गया जो 16 से लेकर या 16 वर्ष की है या इससे अधिक, 16 वर्ष या 18 वर्ष या इससे अधिक की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए, उन्हें कौशल युक्त बनाने के लिए
इस योजना की शुरुआत की गई। तो इस योजना को भी आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। भले ही यह परियोजना एक तरीके से पुरानी है, लेकिन यदि आप लिखते हैं अपने आंसर राइटिंग में, तब भी यह बहुत अच्छा आंसर राइटिंग में प्रभाव डालेगा दोस्तों, प्रभाव डालेगी यह योजना। दूसरी चीजें बात करते हैं, इसमें क्या होगा कि रोजगार और उद्यमिता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि कृषि और बागवानी में भी उन्हें कुशल युक्त बनाना, कृषि और बागवानी, ठीक है, बागवानी में भी उन्हें कृषि यानी कि काम यानी कि कृषि कार्यों में भी उन्हें कौशल युक्त बनाना, इसका इस योजना का उद्देश्य है। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग में भी उन्हें कुशल युक्त बनाना। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जैसे कि वे केक वगैरह बना सकते हैं, बिस्किट वगैरह बना सकते हैं, सिलाई कढ़ाई, या भाषा में एक नई भाषा का या एक भाषा का किसी भाषा में वार्तालाप करना भी इस योजना का उद्देश्य है। किसी भाषा का वार्तालाप करना यानी कम्युनिकेट करना, सिखाना, कौशल युक्त बनाना भी इस योजना का उद्देश्य है। तो मैंने आपको पहली योजना के बारे में बताया, स्टेप योजना। स्टेप योजना के बारे में मैंने आपको बताया, जिसकी शुरुआत की गई है 1986 से 87 के बीच में, जिसमें महिलाओं की रोजगार की क्षमता में सुधार करना या उनको क्षमता प्रदान करना, फिर उन्हें कौशल युक्त बनाना, जैसे कि वे कौन कौन से काम कर सकती हैं, जैसे सिलाई कर सकती हैं, जिससे कि कढ़ाई कर सकती हैं, बुनाई कर सकती हैं, ठीक है। और किसी एक भाषा के यदि उन्हें जानकार हैं तो वे अपनी भाषाओं को आदान प्रदान कर सकती हैं, जिससे कि वे कोचिंग वगैरह खोल सकती हैं या किसी कंपनी में काम पा सकती हैं, ठीक है। कृषि और बागवानी क्षेत्र में भी उन्हें कुशल बनाना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी उन्हें कुशल बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं जो कामकाजी महिलाओं का छात्रावास। नेक्स्ट योजना के लिए बात करते हैं, उन महिलाओं के लिए भी लाया गया एक और योजना शुरू किया गया। नेक्स्ट योजना है, वैसे मैं इसका डबल वीडियो बना देता हूं क्योंकि ठीक है, इसकी मैं दोस्तों दूसरी वीडियो बनाता हूं, दूसरी चीजें संरक्षण में लेकर आता हूं, तो आप लोग सेकेंड सीरीज भी देख लीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं दूसरी वीडियो के बारे, दूसरी वीडियो में इन सब सारी चीजों की हम चर्चा करते हैं।